आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड हिंदी की, जिसमें हम जानेंगे इसकी कंप्लीट बुक लिस्ट। और ऐसी वैसी बुक लिस्ट नहीं कि पूरे हिंदी की बुक लिस्ट बता दी, जी नहीं। यहाँ पे जो हिंदी की यूनिट है, जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, रचनाकार हो गए, काव्य शास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, तो पूरी यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, उसकी बुक लिस्ट देखेंगे, उसकी रणनीति कैसे करके हिंदी की तैयारी करी जाए, और वो कौन सी गलतियां हैं जो हिंदी में ना की जाएं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, और किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं। इन सब की चर्चा, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कमेंट आया था धीरेन्द्र कुमार का, उन्होंने कहा था कि सर इसकी पूरी बुक लिस्ट बता दीजिए और हिंदी के बारे में बताइए कैसे क्या करा जाए। तो देखिए, हिंदी का अभी आपने सुना होगा जो आहारता विवाद है, जो आहारता विवाद चल रहा था, उसमें एक पॉइंट जो था हिंदी का भी था, क्योंकि हिंदी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका या तो इंटरमीडिएट में संस्कृत रहा हो ग्रेजुएशन के साथ में, यानी ग्रेजुएशन में क्या रही हो, हिंदी रही हो फाइनल ईयर में, और या तो इंटर में संस्कृत रही हो या ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत रही हो, वही लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलग चीज़ थी कि हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है, पर संस्कृत के साथ हिंदी कॉम्बिनेशन अनिवार्य नहीं है। तो हम बात करते हैं एलटी ग्रेड हिंदी की। तो देखो धीरेन्द्र कुमार, इसमें क्या है, पूरे एलटी ग्रेड हिंदी में 9 यूनिट हैं। पहली यूनिट है इतिहास, जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इनने 2 भागों में बांटा है। एक इतिहास में इसने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ले लिया, और दूसरा आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है, वैसे तो जो ऑल ओवर हिंदी साहित्य का इतिहास है या हिंदी साहित्य का काल को बांटा गया है, वो 4 भागों में बांटा गया है। आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, और जो लोग हैं उनको जानते हैं। अगला आपका टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। क्या? हिंदी गद्य साहित्य का विकास। वही आप देख रहे हो कि जो निबंध हो गया, नाटक हो गए, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, संस्मरण हो गए, यात्रा साहित्य हो गए, रेखा चित्र और व्यंग हो गए, तो ये सब कहाँ आया है? ये आया है आधुनिक काल में। किसमें आया है? आधुनिक काल में। तो इसी में क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है आधुनिक काल में, और इसकी बहुत सी विधाएं बन गई। आपने जब टैट करा होगा, सी टैट करा होगा, विशेषकर सी टैट में ये क्वेश्चन बहुत आता था, हिंदी की विभिन्न रंगतें, हिंदी की विभिन्न विधाएं, तो इसमें ये सारी विधाएं हैं। क्या? हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो इसमें आपकी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र और व्यंग पढ़ेंगे। मेरा ही सब्जेक्ट है हिंदी, मैं ही पढ़ाता हूँ। तो हिंदी जो है अपने आप में बहुत ही रोचक है, और अगर इसको सिस्टम से तैयार किया जाए, पूरी रुचि के साथ तैयार किया जाए, एक व्यवस्था के साथ तैयार किया जाए, तो हिंदी इतना परेशान नहीं करती। अगला टॉपिक है रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। टीजीटी में अगर सर्वाधिक क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो यहीं से आते हैं, रचनाएं एवं उनके रचनाकार। चौथी यूनिट है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र जिसमें काव्य का स्वरूप, काव्य के गुण दोष, और 5वीं यूनिट है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। छठी यूनिट है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और 7वीं यूनिट है संस्कृत रचनाएं एवं उनके रचनाकार। अब संस्कृत के तो बहुत रचनाकार हैं, लेकिन सब तैयार नहीं करना है। उन्होंने आपकी सुविधा के लिए 7 रचनाकारों के नाम दे दिए, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, डांडी, श्रीहर्ष और वाणभट्ट। इसके बाद संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं। संस्कृत व्याकरण में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप और कारक। इसके बाद संस्कृत का क्या है, अनुवाद है। तो इस तरीके से ये आपकी कितनी है, 9 यूनिट हैं। अब आपने पूछी है बुक लिस्ट कि सर हम बुक लिस्ट क्या है। तो एक बुक लिस्ट तो ऐसी होती है कि कंप्लीट आपने कहा सर टीजीटी हिंदी की कोई भी बुक निकाल दो, आप गए शॉप पे जाके आपने किसी प्रकाशन की कंप्लीट गाइड ले ली, उससे काम नहीं चलेगा। करना क्या है जी, करना यह है कि आपको अलग अलग यूनिट की अलग अलग किताबें लेनी पड़ेंगी अगर अच्छी और बेहतर तैयारी करना है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है, इतिहास का मतलब आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक, वो उसकी अलग किताब आएगी। आदिकाल से आधुनिक काल तक उनकी किताब अलग होंगी, और जो उसके काल हैं, जैसे पहला आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है, इनकी अलग अलग बुकें भी आती हैं। तो आपको क्या है, ये 3 बुकें तो लेना ही है, डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल की, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
तो ये आप लेंगे, तो ये लेंगे तो पूरा आपका इतिहास तैयार हो जाएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लेकिन अगर इतिहास को आप और अच्छे तैयार करना चाहते हैं तो आदिकाल के लिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की ले सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि प्राचीन भारत के लिए ये वाली किताब जहान श्रीमाली, आधुनिक भारत के लिए ये वाली किताब जैसे यशपाल एंड ग्रोवर हो गया, बिपिन चंद्रा हो गए, ये बहुत अच्छे राइटर हैं। किसके लिए? हिस्ट्री में देखा जाए तो आधुनिक इतिहास के लिए। वैसे ही क्या है कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास कवर करने के लिए डॉक्टर नागेंद्र की एक बुक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर नागेंद्र की बहुत अच्छी बुक है, अभी मैं पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले ही, कहीं होगी, ये है डॉक्टर नागेंद्र की बुक है। तो ये ऐसी बुकें होती हैं, अगर आप इसको देखो तो इसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी कुछ आ जाता है। देखिए ये इतनी मोटी होती है और इस तरीके से ये बुक होती है, ठीक है, लिखा है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, तो ये बुक होनी चाहिए। अब आप इसकी अगर विषय सूची देखें तो इसमें सब कुछ होता है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने इसमें आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, सारे काल अच्छे से समझाए हैं बढ़िया करके। इसके बाद जो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल भी ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा काल है। आज भाई आप देखिए 4 काल हैं पूरे, ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये 3 काल एक तरफ, और जो आधुनिक काल है उसके अंदर भी कई काल हैं। जैसे आपका भारतेंदु युग हो गया, इसके बाद द्विवेदी युग हो गया, इसके बाद छायावादी हो गया, फिर छायावादोत्तर हो गया, फिर प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, ये सब इसमें क्या चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहली बुक लेना है डॉक्टर नागेंद्र की, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और बच्चन सिंह की जो बुक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास करके। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप केवल बच्चन सिंह ही बोल देंगे तो वो आपको बुक निकाल देगा। अब इसके बाद आपने ये ले ली, चाहो तो ये मत लो, ठीक है। और अगर तुम्हें आदिकाल को और अच्छे से तैयार करना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी अच्छी बुक लिखी है आदिकाल के इतिहास पे। भक्ति काल पे लिखी है आरती कुमारी ने, बढ़िया बुक है। और रीति काल पे ओम प्रकाश सिंह, इनकी तो बात ही अलग है। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इनकी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन भाई आधुनिक काल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको बच्चन सिंह, यहाँ बच्चन सिंह की 2 किताबें हैं। एक तो यह है बच्चन सिंह का संपूर्ण हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इस नाम से टाइटल से आती है। और ये बच्चन सिंह केवल आधुनिक काल के नाम से आएगी, छोटी किताब होगी, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट किताब लेना है डॉक्टर मनीषा ओझा। डॉक्टर मनीषा ओझा, ये 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, डॉक्टर मनीषा ओझा ने और डॉक्टर भावना मल्होत्रा ने और विभा कुमारी ने। किसने? डॉक्टर विभा कुमारी ने। और भी अगर चाहिए डॉक्टर तारकनाथ बाली की आप ले सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है आधुनिक काल, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या क्या है? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इसके बाद आपका प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास की ये बुकें हो गई। अगला है कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास। अब जो आपका ये आधुनिक गद्य चला है, जिसमें मैंने कहा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसकी जो सबसे इसको ब्रॉड बनाया है, यहाँ पे इसकी विधाओं ने बनाया है। इनमें विधाएं कौन कौन सी हैं? निबंध, निबंध का मतलब जिसको कहते हैं, निबंध जो है गद्य की कसौटी है, निबंध। इसके बाद नाटक, नाटक जानते हैं जिसका अभिनय किया सके, उपन्यास, उपन्यास आप जानते ही हैं, नॉवल जिसे कहते हैं। और कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र। यहाँ एग्जाम 2 तरीके से भागता है। एक तो वो निबंधों के बारे में ही पूछ सकता है, निबंध शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, पहला निबंध कौन सा था, और आपको एक निबंधकार का नाम दे देगा, उसके निबंध पूछ लेगा, या निबंध का नाम दे देगा, निबंधकार के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको एक एक विधा के बारे में अच्छे से देखना है, देखने के साथ में कि जितने भी निबंधकार हुए हैं उन निबंधकारों का आपको एक पेज में नोट्स बनाना पड़ेगा कि कौन सा निबंधकार है और उसका निबंध कौन सा है, कौन सा नाटककार है उसका नाटक कौन सा है, उपन्यास क्या है और उसका उपन्यासकार कौन सा है, कहानी कौन सी है, जीवनियाँ क्या हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इनके राइटर और इनकी विधा की किताबों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ जरूर क्लियर कर लेना, जैसे निबंध तो प्रथम निबंध कौन सा था, नाटक प्रथम नाटक हिंदी का कौन सा था, उपन्यास प्रथम उपन्यास कौन सा था, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी थी, प्रथम आत्मकथा कौन सी थी, प्रथम संस्मरण। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन नहीं पता, थोड़ा सा बता दूं मैं। व्यंग एक विधा है,
व्यंग क्या है? एक विधा है और इसमें किया जाता है, मजाक किया जाता है। एक तरीके से जो मजाक होता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे एक किताब है राग दरबारी। क्या है? राग दरबारी। तो राग दरबारी अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक व्यंग है। यहाँ पे एक व्यंग किया गया है। व्यंग क्या किया गया है? उसमें होता क्या है कि एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी जा रहे होते हैं और झगड़ू और मगरू उनको कूट देते हैं। कूटने के बाद में फैसला ये होता है कि किसी ना किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो झगड़ू और मगरू को न्याय दिला, मतलब कैसे उनको पकड़ा जाए, समस्या दूसरी भी थी। तो इसलिए करा किया जाता है कि झगड़ू मगरू को पकड़ कर लाया जाता है कि ऐसा है, तुम्हें गवाही देना है कि गांव के दूसरे व्यक्ति ने इस प्रशासनिक अधिकारी की पिटाई कर दी। तो अब पीटा किसने? झगड़ू मगरू ने। लेकिन बात क्या है? सजा किसी और को मिल रही है। तो ये क्या है? एक तरीके के व्यंग हैं। जैसे एक आपका बहुत अच्छा प्रसिद्ध व्यंग है कि जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां। तो ये क्या है? ये व्यंग साहित्य होता है जिसमें एक तरीके से व्यंग किया जाता है, एक मजाक कटाक्ष एक तरीके से बताया जाता है कि क्या स्थिति चल रही है। जैसे यूपी में क्या चल रहा है आजकल, आप देख रहे हो कि सुना जा रहा है स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी के स्कूल। अरे जब बीएड बीटीसी की बात आ रही थी कि बीएड को प्राइमरी मौका नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, तो बीटीसी वाले बहुत ज़्यादा आंदोलन करने को तैयार थे। बीटीसी वाले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी जैसे कि ये कि वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा था, बीएड और बीटीसी बराबर बस से लड़ाई चल रही थी। लेकिन जब अब प्राइमरी के स्कूल बंद करे जा रहे हैं, प्राइमरी के सारे स्कूल ऑफ करे जा रहे हैं, तब किसी बीटीसी वालों को दिक्कत नहीं हो रही है। तब उन्हें दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? भाई आपके स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, फिर आप जॉब क्या करोगे? अभी मैं सुन रहा था कि 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद करे जाएंगे। तो मेरे भाई अगर 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद करे जाएंगे और एक स्कूल में एवरेज 2 से 3 टीचर की वैकेंसी भी आई, तो आपको पता है कितने टीचर चाहिए? अगर तो कम से कम 1 लाख से ऊपर टीचर तो चाहिए हो गए, अगर 27,000 विद्यालय हैं। तो इस तरीके से ये सब बातें क्या है? व्यंग है। ये संस्मरण क्या होता है? संस्मरण ये होता है कि आप किसी बहुत विद्वान पुरुष के साथ रहे या किसी महान पुरुष के साथ आपने थोड़ा बहुत वक्त गुजारा और बाद में आप, वो इतना महान व्यक्ति था कि आपने उसके बारे में क्या करा, बताया, तो वो होते हैं संस्मरण। जैसे आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो पॉडकास्ट में क्या होता है, कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध वकील या बहुत महान व्यक्ति पॉडकास्ट में आते हैं, तो वो अपनी कहानियाँ, किस्से सुनाते हैं किसी दूसरे के बारे में या अपने बारे में, किसी और के बारे में। तो ये सब क्या होता है? संस्मरण होता है। क्या होता है? संस्मरण। जैसे मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो किस्सा सुना रहे थे। वो किस्सा ये सुना रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक थाने में एक किसान पहुंचा और किसान पहुंचने के बाद उसने क्या कहा, किसान ने कहा कि क्या करो, मेरी रिपोर्ट लिख दो। बोले किस बात की? बोले बात यह है कि मेरा बैल जो है उसको मैं बेचने आया था, बैल बेचने के बाद मैं वापस लौट के आ रहा था, कुछ लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए। कुछ लोगों ने क्या करा, मेरे पैसे छीन लिए, तो आप मेरी रिपोर्ट लिख दो। तो उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी नहीं गई। उस व्यक्ति की रिपोर्ट जो कि धोती कुर्ता पहना हुआ था, थाने में नहीं लिखी गई। बहुत देर जो है वो मुंशी से और सिपाही से क्या हुआ, बात हुई, तो 35 रुपए रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखना तय हुआ। तो बता रहे थे वो व्यक्ति क्या हुआ कि 35 रुपए रिश्वत लेकर रिपोर्ट का लिखना तय हुआ। फिर मुंशी ने 35 रुपए लिए और वो धोती कुर्ता पहने जो व्यक्ति थे उनकी रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट लिखने के बाद कागज उनकी तरफ बढ़ाया और कहा कि बाबा आप इस पर साइन करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। उन्होंने, व्यक्ति ने क्या करा, अपनी जेब से कलम निकाला और लिखने के बाद उस पर लिखा चौधरी चरण सिंह और मोहर लगा दी भारत सरकार। वह व्यक्ति कोई और नहीं, चौधरी चरण सिंह थे और जिन्होंने क्या करा, पूरे का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। तो ये किस्सा किसने सुनाया? उनके किसी साथ वाले ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संस्मरण हो गया। यात्रा साहित्य क्या होता है? जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे, इन्होंने क्या लिखा है? यात्रा साहित्य भी लिखा है। ये लगातार ट्रक के ड्राइवर थे, यात्राएं करते रहते थे। तो यात्रा करने के दौरान ही जो यात्राओं के बारे में लिखते हैं वो क्या होता है? यात्रा साहित्य। राहुल सांस्कृत्यायन, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही है तो फिर नौजवानी कहाँ। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है यात्रा के बारे में कि आपकी, भाई आप वेट मत करिए, आप यात्राएं करिए, और अगर आप सोचेंगे बाद में करेंगे तो पता लगा लाइफ बची या नहीं बची। तो इसे कहते हैं यात्रा साहित्य। आत्मकथा क्या होती है? जब व्यक्ति खुद लिखता है अपनी कथा, ये क्या है? आत्मकथा। जैसे महात्मा गांधी ने क्या लिखी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
ठीक है, तो ये क्या थी, आत्मकथा, जो व्यक्ति स्वयं लिखता है। जीवनी क्या होता है, दूसरे लोग लिखते हैं। जैसे कबीरदास की जीवनी किसने लिखी, किसी दूसरे ने लिखी। तुलसीदास की किसने लिखी, किसी दूसरे ने लिखी। सूरदास की किसने लिखी, किसी दूसरे ने लिखी। तो ये क्या होती, जीवनी। कहानी आप जानते ही हैं, कहानी क्या होता है, कहानी आप जानते हैं, कहानियां जो लंबी लंबी कहानियां होती हैं, रानी केतकी की कहानी, तो इस तरीके से कहानी में पूरी कथा चलती है, कहानी चलती है। उपन्यास, जिसको हम नॉवेल भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक होते हैं, अच्छे होते हैं। उपन्यास, कुछ बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आप जानते ही होंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा था, उसका एक दिन फिल्म देखने का मन हुआ। तब उसने अपनी माँ से कहा कि मुझको फिल्म देखना है, पर इतने पैसे नहीं थे कि उसको दिए जाते, वो फिल्म देखने जाता। तो वो बड़ा परेशान हो गया। खैर माँ ने बच्चे की पीड़ा समझी, वो किसी भी तरीके से बच्चे को पैसे दिए और कहा ठीक है आप जाओ और जाकर फिल्म देख लो। ये आज की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब देश में अंग्रेजी शासन चल रहा था। वो बच्चा फिल्म देखने जाता है, लेकिन होता क्या है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, शो अभी शुरू नहीं होता है। तब वहां पे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो भाई बुक सेलर के पास खड़ा हो जाता है। बुक की दुकान होती है, जो फिल्म लगी थी उसका नाम देवदास था, लेकिन वहीं पे ही वो क्या मिल रहा था, नॉवेल मिल रहा था। तो अचानक उसने यार नॉवेल पे पढ़ी, तो उसने सोचा कि ठीक है फिल्म देखने में इतना खर्चा हो रहा है, अब वो फिल्म नहीं देखेगा, वो नॉवेल उठा के ले आएगा। उस बच्चे ने वो पहला नॉवेल खरीदा और नॉवेल खरीदने के बाद दुकानदार ने उसे कुछ सस्ते में दे दिया और बिना फिल्म देखे वो बच्चा जो है उस नॉवेल को लेकर आया। और नॉवेल को आने के बाद उसने उस नॉवेल को पढ़ा, उसने कहा ठीक है फिल्म भी वही है देवदास और नॉवेल भी वही है जिस नॉवेल में मूवी बनी है। अब उस बच्चे ने क्या करा, किसी तरीके से उस नॉवेल को खरीदा और उसको पढ़ा। और आपने, ये कहानी है आपकी कक्षा 8 में, जो यूपी बोर्ड में चलती है हिंदी, उसमें कक्षा 8 में ये कहानी है। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी तो उस बच्चे ने किस तरीके से अपना पहला नॉवेल लिया, और जब उस बच्चे का अपना नॉवेल आया तो पूरा हिंदी साहित्य हिल गया। उस बच्चे का नाम था धर्मवीर भारती और उस नॉवेल का नाम था गुनाहों का देवता। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा इलाहाबाद का या लिटरेचर का, दिल्ली का, जो लिटरेचर के बारे में समझ रखता है और लिटरेचर को पढ़ता है, और उसने अगर गुनाहों का देवता ना पढ़ा हो तो उसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन, प्रसिद्ध उपन्यास क्या था, गुनाहों का देवता। ये वही लड़का था कि जिसको पहला उपन्यास खरीदने के लिए इतनी प्रॉब्लम हुई और जब उसका उपन्यास आया तो उसने उसे विश्व प्रसिद्ध कर दिया। और ये संपादक रहे किसके, धर्मयुग के। इनका नाम क्या था, धर्मवीर भारती। तो ये क्या लिखे थे, उपन्यास। अगला क्या है, नाटक। नाटक की तो अगर बात आए और जयशंकर प्रसाद की बात ना हो तो बात ही क्या है। नाटक तो कई राइटरों ने लिखे, लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटक कुछ इस तरीके के होते हैं, जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि वास्तव में वो दृश्य, वो माहौल, वो पूरा चारों ओर क्या हो गया, उसका सृजन हो गया है और आप उसी माहौल में जी रहे हो। तो ये क्या है, आपका हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो इनको अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये 4 राइटर की बुक हैं। पहला कौन सा है, विजय मोहन सिंह, बहुत बढ़िया बुक है, इसमें बताया। दूसरे किसकी है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर दीपक कुमार पाठक, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। ठीक है, तो आप चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए। अब कहोगे सर इसको एक किताब से तैयार हो सकता है तो 4 किताबें क्यों पढ़ी जाए। मेरे भाई, जैसे एक चीज है निबंध, क्या है, निबंध है। अब आपने क्या करा, क्या कहते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन बैंक लिया है। एक कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आता है हिंदी का, उस कंबाइंड यूज का आता है वो। उसमें क्या होता है, आपके टीजीटी के, एलटी के, जीआईसी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसके अलावा केवीएस के, एनबीएस के, नवोदय के, सारे के उसमें पेपर रहते हैं। अब आपने देख लिया कि निबंध से संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं। अब आपने मान के चलो निबंध से संबंधित पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों में आपने 150 क्वेश्चन निकाल लिए। अब 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो आपको एक किताब में मिल गए, या आपको 100 क्वेश्चन एक किताब में मिल गए। अब 50 क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं रहे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया कि हाय हमको तो क्या हुआ, 50 क्वेश्चन मिले ही नहीं, इसका मतलब ये पेपर किसी दूसरे ग्रह से बना है, ये पेपर किसी दूसरी दुनिया से बन के आया है। वो एग्जाम में भी दूसरी दुनिया का था भाई, वो एग्जामिनर दूसरी दुनिया का नहीं था। हो सकता है उसके पास क्या हो, रामचंद्र तिवारी हो। तो जो 50 क्वेश्चन आपको नहीं मिले थे, पता लगा 10 क्वेश्चन रामचंद्र तिवारी मिल गए, आपके 20 क्वेश्चन जो हैं दीपक कुमार में मिल गए, और इसके अलावा क्या हुआ, आपके 20 क्वेश्चन डॉक्टर आलोक रंजन पांडे मिल गए। तो जब आपके पास अधिक किताबें होती हैं तब आप बहुत आसानी से पता लगा लेते हो कि एग्जामिनर ने किस किताब का सारा लिया है। कई बार आपको ये भी पता लग जाएगा
कि जो है ये पूरे का पूरा मटेरियल जो है किसी एक खास किताब से आ रहा है या सब किताबों से बट के आ रहा है। तो अधिक किताब होने से ये फायदा होता है कि आपके अंदर दहशत, डर, ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आपको पता है कि कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, मटेरियल मेरे पास है। पढ़ा सबको नहीं जाएगा, लेकिन आपने विजय मोहन से नोट्स बना लिया निबंध का, अब पता लगा इसको रामचंद्र तिवारी को पढ़ के मिला तो पढ़ा, अब 3-4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले, तब आपने क्या करे, इसको ऐड कर लिया, इसके कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, आपने इनको ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से आप ये इन राइटरों की किताब ले सकते हैं। विजय मोहन सिंह बहुत बढ़िया बुक है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी मस्त बुक है, और डॉक्टर दीपक कुमार पाठक, आलोक रंजन पांडे। अब आया रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। भाई एग्जामिनर जब भी पेपर को कठिन बनाएगा हिंदी के तो वो 2 काम करेगा। एग्जामिनर जब भी हिंदी के पेपर को कठिन बनाएगा वो 2 काम करेगा। पहला काम तो रचना और रचनाकार लगाएगा, रचना और रचनाकार लगाएगा, बहुत ही अधिक मात्रा में लगाएगा रचना रचनाकार। और दूसरे काम क्या करेगा, छोटी छोटी पंक्ति होती है उनको सूक्ति कहते हैं, वो सूक्ति ऐड करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, सूक्ति ऐड करेगा और रचना और रचनाकार ऐड करेगा। तो भाई रचना और रचनाकार के लिए किताबें बहुत आती हैं, लेकिन आप इसकी कोई बुक मत लेना। आप ये करना कि जैसे काल क्रमानुसार के अनुसार रचना तैयार करना, हिंदी में काल क्रम के अनुसार रचनाएं तैयार करना। जैसे आपके माइंड में आदिकाल का फोल्डर बन गया, ठीक है, तो वो आदिकाल की सारी रचनाएं एक तरफ नोट कर लेना आदिकाल के साथ में। भक्ति काल, अब भक्ति काल में 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन कौन सी हैं, एक हो गई सगुण, दूसरी हो गई निगुण, सगुण में क्या हो गई, रामाश्रय, और क्या हो गई, कृष्णाश्रय। निर्गुण में कौन सी हो गई, ज्ञानाश्रय, और कौन सी हो गई, प्रेमाश्रय। तो 4 हो गए। तो भक्ति काल में रामाश्रय के रचना रचनाकार अलग, कृष्ण के रचना रचनाकार अलग, ज्ञानाश्रय के रचनाएं और रचनाकार अलग, प्रेमाश्रय की रचनाएं और रचनाकार अलग। तो यह आपको क्या करना है, कालक्रम के अनुसार तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप रीति काल की तैयार कर लीजिए, आधुनिक काल की। और आजकल जो नया पैटर्न है उसमें देखा गया है कि एग्जाम ने कई बार क्या कर रहा है, नेट का सरल ले रहा है, वो नेट पर डाल लिया है कि आदिकाल की रचनाएं, जो रचनाओं की लिस्ट आ रही है वहां से वो क्वेश्चन ले रहा है। तो एक काम ये जरूर करना कि आप इंटरनेट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं पूरी पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, तो आदिकाल की रचनाओं की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, भक्ति काल कर लेना, रीति काल कर लेना, आधुनिक काल की 4 अलग अलग पीडीएफ लोड कर लेना। और इसके अंदर अगर और वर्गीकरण चाहो तो भारतेंदु युग की अलग कर लेना, द्विवेदी युग की अलग कर लेना, छायावाद युग की अलग कर लेना, छायावादोत्तर की अलग कर लेना, प्रगतिवादी की अलग कर लेना, प्रयोगवादी की अलग कर लेना, नई कविता की अलग कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रचनाएं तैयार करना है। अब इसके बाद आया काव्य शास्त्र। देखो काव्य शास्त्र हिंदी का भी है और संस्कृत का भी है, तो आपको यहाँ पे हिंदी का काव्य शास्त्र चाहिए। ठीक है, इसमें इसने बता भी दिया है कि इसको जो है वो क्या क्या, इसको क्या क्या चाहिए। एक तो काव्य का स्वरूप पूछेगा, काव्य के गुणदोष पूछेगा। क्या पूछेगा, काव्य के गुणदोष। भाई संस्कृत में तो बहुत व्यवस्थित है, आचार्य मम्मटाचार्य का काव्य प्रकाश लगा हुआ है। ठीक है, विश्वनाथ का आपका साहित्य दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको हिंदी का पकड़ना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का ले लीजिए और मनोज कुमार मिश्रा का ले लीजिए। ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और मनोज कुमार मिश्रा। इस काव्य शास्त्र में 2 चीजें और आएंगी, 3 चीजें, एक रस आएगा, एक छंद आएगा, एक अलंकार आएगा। क्या आएगा, रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार आपको इन्हीं के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और अलग से भी लेना है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई कुलपति हैं, कई शिक्षक हैं, उन्होंने भी अलग अलग किताबें लिखी हैं रस, छंद, अलंकार पे। तो वहां पे कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी रस, छंद, अलंकार की बुक ले सकते हैं। पहली बात तो इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अलग से भी बुक लेना है तो केवल 3 चीज की लेना, एक बुक जिसमें 3 चीजें हों। पहला क्या हो, रस, फिर क्या हो, छंद और अलंकार। ठीक है, किसी भी राइटर की ले लीजिए, यहाँ पे कोई मैटर नहीं होता है, ना तो अलंकार के रूल बदलते हैं, ना छंद के रूल बदलते हैं, कुछ नहीं होता। अगला क्या है आपका, भाषा विज्ञान। क्या है, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में उसने बता दिया क्या क्या पूछेगा, विभाषा यानी भाषाएं और बोलियां, शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें सुधार के प्रयत्न क्या हैं, इन सब में। तो भाई बहुत बढ़िया किताब है डॉक्टर भोलाराम तिवारी की, डॉक्टर भोलाराम तिवारी, भाषा विज्ञान। और दूसरी किताब ले लीजिए त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव की, इनकी बहुत अच्छी किताब है। और लेना चाहते डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी, इनकी भी अच्छी बुक है। अब इसके बाद आ जाओ हिंदी व्याकरण।
तो हिंदी व्याकरण के लिए आपको लेना है डॉक्टर बासुदेव नंदन प्रसाद की एक नंबर की बहुत अच्छी बुक है जो पीसीएस में खूब चलती है, और कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखी है व्याकरण। और इसके साथ में ले लेना ओंकार नाथ वर्मा, ठीक है, ओंकार नाथ वर्मा। और ओंकार नाथ वर्मा की ना लो तो हरदेव बहारी, हरदेव बहारी की भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका आया संस्कृत का पोर्शन, जो कहाँ है, संस्कृत में है। अब संस्कृत में क्या करना है आपके, देखो इसने क्या कहा कि संस्कृत की रचनाएं और रचनाकार, यानी एक चीज तो वो रचना और रचनाकार पूछेगा, जिसमें कौन सा रचनाकार पूछा, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, डांडी, श्रीहर्ष और वाणभट्ट, ये इसमें पूछेगा। तो ये संस्कृत का पार्ट है। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से इसमें आप 2 किताबें ले लीजिए, एक कपिल देव द्विवेदी की ले लीजिए जो कि संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास करके आता है, ठीक है, या समालोचनात्मक इतिहास करके, ठीक है। आप इतना कहेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास चाहिए कपिल देव द्विवेदी, और दूसरी किताब लेना है बलदेव उपाध्याय की, जिसकी बलदेव उपाध्याय शारदा प्रकाशन। तो ये दोनों किताबों में ये पोर्शन आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण में उसने बताया संधि, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, ठीक है, ये पढ़ना है। अब अगर इसमें आपको कोई समस्या आ रही है, संधि बता दीजिए, मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे शब्द रूप की ट्रिक चाहिए, धातु रूप की ट्रिक चाहिए, कारक कैसे तैयार करना है, सर्वनाम कैसे देखना है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया किताब है बाबूराम सक्सेना, किसकी है, बाबूराम सक्सेना। और लघु सिद्धांत कौमुदी ले सकते धरानंद शास्त्री की, धरानंद शास्त्री की। और संस्कृत अनुवाद आप संस्कृत अनुवाद जो है वो किसकी, अनुवाद चंद्रिका की, अनुवाद चंद्रिका नाम से आती है संस्कृत अनुवाद के लिए, चक्रधर नैटियाल हंस, चक्रधर नैटियाल हंस। तो भाई करना ये है कि ये किताबें लेने के बाद आपको यही करना है कि जैसे आदिकाल पढ़ना है तो आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं एलटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में, यूजीसी में, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए हैं उसको एक पेज पे नोट कर लीजिए। और आपके पास 2 किताबें रहेंगी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की आदिकाल और डॉक्टर नागेंद्र, और आपकी रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। तो ये चारों किताबें खोल के रखिए एक मेज पर, और फिर क्या करिए, आदिकाल के जितने क्वेश्चन है उसको एक पेज पर नोट कर लीजिए। अब आप देखिए कि चारों किताबों में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, तब आप जानेंगे कि जिसके पास चारों किताबें हैं तो क्वेश्चन चारों किताबों में मिल रहे हैं, और एक किताब है तो सारे क्वेश्चन किसी एक किताब में नहीं मिलते। आप सोच के देखो, अगर सारे क्वेश्चन एक ही किताब में मिल गए तो वो तो बेस्ट सेलर बुक हो जाएगी ना, फिर तो सब वही खरीदेंगे, फिर अधिक किताबें खरीदना क्यों। तो इस तरीके से आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी रणनीति में क्या करना है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है पहले उससे संबंधित क्वेश्चन निकाल लीजिए, उन्हें समझ लीजिए, फिर 2 से 4 किताबें रख के उस पर हाईलाइटर लगा लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाइए। और इसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिए, तब क्या होगा, आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और शुरुआत किससे करिए, इतिहास से करिए। आदिकाल आप जानते ही हैं, भक्ति काल, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो ऐसे ऐसी कि आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। रीति काल देखिए, आधुनिक काल देखिए। इस तरीके से ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। और कैसे तैयारी करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, बाद में मटेरियल देखना है, बढ़िया करके नोट्स बनाना है। और संस्कृत वाले में कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।